गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन की खेती आपके लिए मुनाफे का एक अच्छा सौदा साबित हो सकती है। तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भी किसानों को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है सोयाबीन की खेती करके। तो कैसे आप कर सकते हैं इसकी खेती, कौन कौन सी सावधानियां बरतने की है आवश्यकता, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सोयाबीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है जो प्रोटीन से भरपूर है। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। वर्ष 2019 में भारत ने व्यापक रूप से तिलहन के साथ साथ पशु आहार के लिए प्रोटीन के सस्ते स्रोत और कई पैकेज्ड भोजन के तौर पर सोयाबीन की खेती करते हुए इसका लगभग 90 मिलियन टन उत्पादन किया और इसके साथ ही भारत दुनिया के प्रमुख सोयाबीन उत्पादकों में शुमार होने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों की जानकारी किसानों तक पहुंचाना पहला लक्ष्य है। इसके साथ ही किसान मौजूदा समय में कैसे इसकी बेहतर पैदावार लें, आइए जानते हैं। सोयाबीन वैसे तो मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ स्थानों में इसकी रबी और जायद की फसल भी ली जाती है। ज्यादातर जगहों में इसकी बुवाई जून से जुलाई के बीच की जाती है। सोयाबीन की फसल के लिए शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। 25 डिग्री तापमान पर इसका जमाव 4 दिन में हो जाता है। इससे कम तापमान होने पर जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। बेहतर पैदावार लेने के लिए स्थान विशेष के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करें। जैसे सोयाबीन की उन्नत किस्में हैं उत्तर पहाड़ी क्षेत्र में शिलाजीत, पूसा 16, BL सोया 2, BL सोया 47, हरा सोया, पालम सोया, पंजाब 1, PS 1241। उत्तर मैदानी क्षेत्र में PK 416, पूसा 16, PS 564, SL 295, SL 525, पंजाब 1, PS 1024, PS 1042, DS 9712, PS 1024, DS 9814, PS 1241, PS 1347। मध्य भारत क्षेत्र में JS 9305, JS 9560, JS 335, NRC 7, NRC 37। दक्षिण क्षेत्र में को 1, को 2, MACS 24, पूसा PS 1029, KHSV 2, LSB 1, प्रतिकार फूले कल्याणी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों, उत्तर पूर्वी हिस्सों और मध्यवर्तीय इलाकों में सोयाबीन की खेती मध्य जुलाई तक की जा सकती है, जबकि दक्षिण में इसे जुलाई के अंत तक बो सकते हैं। बेहतर उत्पादन लेने के लिए बुवाई कतारों में करें। पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर जबकि कतार से कतार का फासला करीब 45 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए। फसल को रोगों से बचाने के लिए बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बेहतर उत्पादन मिले इसके लिए उर्वरक की सही मात्रा दें, जैसे नाइट्रोजन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटाश 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गंधक 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसान उर्वरक की मात्रा मिट्टी परीक्षण कराने के बाद ही निर्धारित करें। वहीं खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुवाई के बाद अंकुरण से पहले एलाक्लोर 50 EC दवा का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण में लापरवाही करने पर उत्पादन में 30 से 70% तक की कमी की आशंका रहती है।
इसके अलावा खेत में उचित जल निकासी का प्रबंध करना चाहिए। साथ ही फसल को रोगों और कीटों से बचाने के बेहतर इंतजाम करने चाहिए। यदि किसान दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा का छिड़काव करें। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सुकून। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके न केवल आप अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं बल्कि दूसरे किसानों को रोजगार भी दिलवा सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आसानी से हमारे किसान भाई बहन और हमारा युवा वर्ग भी कर सकता है। प्रशिक्षण हासिल करके आपने मधुमक्खी पालन शुरू करना है और उसके साथ साथ प्रसंस्करण से संबंधित भी तमाम जानकारियां आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, आइए बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। एक छोटा सा जीव मधुमक्खी जो पर्यावरण और किसान की तकदीर बदलने में सक्षम है, क्योंकि मधुमक्खियां उन कीटों में सबसे ऊपर हैं जो परागण करने में सहायता प्रदान करती हैं, जिससे पैदावार में इजाफा होता है, वनों का दायरा बढ़ता है। लेकिन पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलाव और आधुनिकीकरण से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इनकी घटती संख्या हमारे लिए और पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। लिहाजा हमें उन तकनीकों पर ध्यान देने में देरी नहीं करनी चाहिए जिससे इनकी संख्या में इजाफा हो सके। इसीलिए विशेषज्ञ और किसान मधुमक्खी पालन को अच्छा व्यवसाय मान रहे हैं। इससे न सिर्फ भरपूर पैदावार मिलेगी बल्कि इनकी आबादी भी बढ़ाई जा सकेगी, साथ ही रोजगार की राहें खुल सकेंगी। वहीं सरकार ने मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। भारत सरकार की 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना के अंतर्गत शहद उत्पादक किसानों के FPO भी बनाए जा रहे हैं। शहद की ठीक से जांच हो, इसीलिए देश में अनेक जगह लैब बनाई गई हैं, साथ ही प्रोसेसिंग सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों, दीवारों, कोनों, पुराने खंडहरों और ऊंची इमारतों में पाए जाते हैं, लेकिन कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें ये अपना परिवार बढ़ाती हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दोनों मुहैया कराती है, जिससे किसान या युवा वर्ग सीमित स्थान और सीमित संसाधनों में अच्छा मुनाफा कमाकर आत्मनिर्भर बन सकें। आइए समझते हैं कृत्रिम मधुमक्खी पालन को। इस मीठे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले खुली जगह की जरूरत होती है, जिसमें मधुमक्खी की पेटियां या बॉक्स को रखा जाता है। 4 से 5,000 वर्ग फीट की जगह पर करीब 200 से 300 पेटियां रखी जा सकती हैं। इसके बाद बेहतर उत्पादन देने वाली मधुमक्खियां। कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाती है। इसके साथ साथ खेतिहर किसानों के लिए और प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्य करती है। हम जानते हैं कि आज युवा जो है वो पलायन कर रहे हैं गांव से, और जबकि उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में उन्हें ऐसे प्रशिक्षणों को देना ताकि वो जो है वो अपने गांव में रहते हुए वो अपने कार्यों को करें, अपनी खेती के साथ साथ कुछ ऐसे उद्यम लगा सके जिसके द्वारा उन्हें अतिरिक्त आय मिल सके। मधुमक्खी पालन जो है वो एक ऐसा उद्यम है जहां पर किसान जो है, जो युवा जो है वो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है, जिसके द्वारा उसे वो अतिरिक्त जो है आय मिल सकती है।
और इसके अलावा न सिर्फ उसे अतिरिक्त आय मिलती है, लेकिन जो हमारा कृषि का उत्पादन है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे लाभकारी कीट जो है, मधुमक्खी एक लाभकारी कीट है जो पर परागण की क्रिया करके जो है वो हमारे उत्पादन को भी बढ़ा देती है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो है वो ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार हैं और उनको जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। जबकि हम जानते हैं सरकार की मंशा ये है कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो। अगर किसान जो है वो मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को वो करे तो निश्चित रूप से उसकी आय में 2 गुना 3 गुना जो है वृद्धि होगी और इसके अलावा जो है उसका उत्पादन में भी उसका वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे किसानों को जो है कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो है वो अलग अलग गाँव में जा कर के किसानों को जो है वो प्रशिक्षण देते हैं। हमारे केंद्र पर जो है मधुमक्खी पालन का जो है प्रशिक्षण जो है चलाया जाता है और उन्हें स्किल डेवलपमेंट में जो उनके विकास को कैसे वो मधुमक्खी पालन करें, इसके लिए पूरी उनको जानकारी दी जाती है और वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करके जो है किसान जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे बीच में अजीत कुमार मौर्य है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्थान पर जो बक्से हैं वो अजीत कुमार मौर्य जो हैं वो जगदीशपुर गांव के धनुपुर ब्लॉक के किसान हैं, जिन्होंने हमारे केंद्र से 2014 में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद जब इन्होंने अपने इस कार्य को बढ़ाया तो उनकी जो है आय में कई गुना वृद्धि हुई। इन्होंने 3 बक्से से इसको प्रारंभ किया और आज इनके पास 100 बक्से करीब लगभग है, जो 18 से 20 कुंटल प्रति वर्ष जो है वो शहद का उत्पादन करते हैं। न सिर्फ शहद का उत्पादन करते हैं लेकिन इसके साथ साथ इन्हें पराग भी मिलता है, जो जिसे वो सेल करके उसे बेच करके जो है अतिरिक्त आय उसके साथ साथ उसे प्राप्त करते हैं। ना सिर्फ ये यहाँ पर ही अपने गांव में अपने खेत में ही रखते हैं, लेकिन ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करके ले जाते हैं। जब जहाँ पर उन्हें अर्ली जैसे जहाँ पर अर्ली सरसों होती है वहाँ पर वो रखते हैं तो वहाँ पर भी उनका उत्पादन बढ़ता है और इन्हें वहाँ पर जो है वो शहद मिलता है। उसके बाद जब समय आता है, जब इनके अपने गांव में जब इनको लोग सरसों लगाते हैं या दूसरी और भी फसलें हैं, चाहे वो हमारी अरहर की फसल हो, चाहे वो हमारी सब्जी की खेतियों में हो, जहाँ पर वो आम के बौर हैं, सहजन है, इन सभी से उन्हें अतिरिक्त उन्हें जो है वो शहद मिलता है और वो जो है गांव में रख करके अपने बक्से को रख करके जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करते हैं। जिसमें हमारे जो अजीत कुमार मौर्य हैं, जो पहले अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, जो अपने गांव में अपने घर की इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज वो अच्छे से रहने पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है मधुमक्खी पालन को एक उद्यम के रूप में लिया है और आज वो जो है प्रति वर्ष जो है करीब 1,80,000 से लेकर के 2,40,000 तक जो है वो अतिरिक्त आय जो है मधुमक्खी पालन से प्राप्त करते हैं। और मैं सभी किसान, मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि मधुमक्खी पालन करके वो एक अतिरिक्त आय ले सकते हैं और कृषि में जो है वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और हमारी आय जो 2 गुना है। और क्योंकि जब हमारा जोत कम होता जा रहा है, ऐसे में हमें एक आवश्यकता इस बात की है कि हम उद्यम को लगाएं, ऐसे उद्यम को लगाएं जो हम खेती के साथ साथ उसे कर सकते हैं और ये हमारे लिए लाभकारी होगा। एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, एपिल डोरसाला, एपिस इंडिका का चुनाव किया जाता है। इन्हें पालने के लिए मौन ग्रहों का ही इस्तेमाल किया जाता है। मौन ग्रह लकड़ी का एक विशेष प्रकार से बना बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण होता है। मौन ग्रह का सबसे निचला भाग तलपट कहलाता है। तलपट के ठीक ऊपर वाला भाग शिशुखंड कहलाता है। शिशुखंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है व मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक, रानी व नर रहते हैं। मौन ग्रह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्ष में करती है। वहीं पोषण प्रबंध की बात की जाए तो मधुमक्खियों का पोषण पराग व मकरंद से होता है, जो फूलों से मिलता है। व्यवसाय शुरू करने से पहले पालक इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मधुमक्खियां अपना भोजन कहां से प्राप्त करेंगी। किसान इसके लिए खेतों में लगी फसलों के चारों ओर फूलों के पौधे लगाकर भोजन का प्रबंध कर सकते हैं।
साथ ही पालक पराग व मकरंद का मासिक योजना प्रारूप तैयार करके भी मौन ग्रहों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। इस तरह मधुमक्खी पालन करके सीमांत या भूमिहीन किसान अपनी तकदीर तो बदल ही सकते हैं, साथ ही परागण बढ़ने से जहां फसलें अच्छी होंगी वहीं पौधे की तादाद भी बढ़ेगी। इससे पर्यावरण संतुलन में काफी हद तक सहायता मिल सकेगी। तो अभी आपने मधुमक्खी पालन से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांधकर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही हनीला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण जहां हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसका दुष्प्रभाव हमारे मानव शरीर पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी कारण अब हमारी वर्तमान सरकार जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। अगर हमारे किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हैं तो न केवल अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने फसलों का भी अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कामयाब किसान से जो कि कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। उत्तर प्रदेश राज्य का कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। ये योगदान यूं ही नहीं मिलता, इसके पीछे होती है किसानों की कड़ी मेहनत और कुछ नया करने का जोखिम। कहते हैं जब समस्या बड़ी हो तो समाधान स्वयं निकालना ही बेहतर होता है। इसी सोच को लेकर खतौली गांव के रहने वाले मांगेराम जी ने खेती और उससे जुड़े कामों को आसान बनाने की ठानी और कृषि के लिए छोटी बड़ी मशीनें इजाद की जो खेती के कामों को सरल बना रही है। एक किसान परिवार का होने के नाते बचपन से ही उन्होंने खेती के हर पहलू को बड़ी नजदीक से देखा था। एक किसान परिवार का होने के नाते बचपन से ही उन्होंने खेती के हर पहलू को बड़ी नजदीक से देखा था। साथ ही इनसे जुड़ी हर छोटी समस्या से भी दो चार हो रहे थे। बचपन के उन दृश्यों ने उन्हें कुछ अलग करने पर विवश कर दिया और वो समाधान की ओर बढ़ने लगे। 1955 में जन्मे मांगेराम जी ने महज 7 साल की उम्र में मिट्टी से ट्रैक्टर का मॉडल बनाया और यहीं से उनके हुनर की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे बचपन की एक घटना की याद आ रही है।
मैं मैकेनिकल मशीन से संबंधित जो है बहुत मशीनें बनाता था। उसमें मैंने एक बार एक ट्रैक्टर ही बनाया, थ्रेसर बनाया। ट्रैक्टर में एक सलेंसर इस टाइप का लगा कि वो धुआं भी निकालता था, उसमें धुआं जो है निकलता था। इसी टाइप के मैं हैरो, टीलर, पानी के पंप, इस टाइप के बचपन से ही इस टाइप के खिलौने बनाता रहा। मांगेराम जी को ईश्वर का आशीर्वाद मिला था, जो कि उनके अंदर एक बेहतरीन मैकेनिक के गुण थे। बचपन में उनका वक्त पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी बीता। वो आगे चलकर शिक्षा और कृषि को साथ लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद मैकेनिकल से ITI की, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला। उनकी इस उपलब्धि ने उनके सामने नौकरी के कई अवसर खोल दिए। कई जगह से तो उन्हें खुले ऑफर भी आए, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी इस कार्य क्षमता का लाभ बाकी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से मिले। पहले पढ़ाई करने के बाद में फिर ITI टॉप की। इसके बाद मेरे पास जो है कई ऑफर भी आए। HAL लखनऊ हवाई जहाज की फैक्ट्री, BHEL हरिद्वार, और हमारी मोरना शुगर मिल, और कृषि यंत्रशाला मेरठ। इन्होंने मुझे बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन मेरे दिमाग में बात ये थी कि भाई तू वहाँ से जाके तो खाली इकला हो जाएगा एक काम का ही। यदि मैं वर्कशॉप लगा लूँ किसी तरीके से भी, तो फिर मैं कई लोगों को बहुत को काम दे सकता हूँ। मशीनें बनाने के अपने सपने को साकार करने के लिए अब मांगेराम जी पूरी तरह से जुटना चाहते थे। हालांकि उनका परिवार इसके समर्थन में नहीं था और कोई आर्थिक सहायता करने के पक्ष में भी नहीं था। उस वक्त उनके गुरु मोहम्मद यूनुस ने आगे बढ़कर उनकी सहायता की। इसके बाद उनके सपनों को उड़ान मिलने लगी। करके नहीं चाहते थे कि भाई मैं ये काम करूं, वो तो बोलते थे भाई ये लोहारगिरी का काम है, ये तुम्हें नहीं करना। अब सर्विस मेरी लगती थी, मेरे गुरु जो थे ITI के मोहम्मद यूनुस, समझिए, उन्होंने कहा कि भाई मांगेराम तुम ना तो कहीं सर्विस पे जा रहे हो, ना तुम खुद का कुछ कर रहे हो, क्या चक्कर है। मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं किस टाइप के कोई। उन्होंने कहा तो फिर मैं तुम्हें मशीन दिवा दूँ। मैंने कहा हाँ दिवा दो सर। उन्होंने फिर मुझे मशीन दिवाई और मैंने कारखाना लगा लिया था, खाली गुरु की बदौलत ही। और उसके लगाने के बाद फिर मेरे अंदर ये तो पूरे ताकत थी इस काम करने की। मैंने बहुत जम के काम किया। पहले ठेकेदारी पे किया, थोड़ा सा ठेकेदारी पे करते के साथ ही फिर मैंने नए आइटम बनाने शुरू कर दिए। फिर उसमें काफ़ी मजबूती मुझे मिली भी। शुरुआती दौर में मांगेराम जी ने कई मशीनें बनाई जो बखूबी काम भी करती थी, लेकिन उनकी बनाई एक मशीन काफी चर्चा में थी, जो गन्ने को जड़ से उखाड़ती, छीलती और तौलती भी थी। लेकिन आर्थिक तंगी के कारण मांगेराम उसे किसानों के बीच नहीं ला पाए। इस हार ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया। सबसे पहले मैंने गन्ने की मशीन बनाई, गन्ना छोलने वाली, वर्ल्ड की ऐसी मशीन जो स्वयं खेत से गन्ना काटती थी, छोलती थी और तौलती थी, तौल के लोड करती थी अपने आप ही। उसके बाद में मैं उसमें लगने के बाद में जो है पैसे की परेशानी की वजह से उस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया। मांगेराम ने अपनी कमी को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने अब छोटी छोटी मशीन बनाने पर फोकस किया और उन्हें सराहनीय सफलता तब मिली जब उन्होंने एक छोटा पावर कल्टीवेटर बनाया, जिसमें खर्च कम था, और इसके लिए उनके बेटे ने उन्हें प्रेरित किया और फिर प्रधानमंत्री सृजन योजना से लोन लेकर बाकी किसानों को भी इसका लाभ पहुंचाया। जो ये पिको कल्टीवेटर मशीन है, मैंने यहाँ पे गांव वालों को यूज करते आसपास में देखा, जिससे मुझे लगा कि मेरे को भी लेनी चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, देखा उसका यूज कैसे करते हैं वे, तो मेरे को अच्छा लगा। समय की बचत थी, तो बहुत सी चीज़ थी जो उससे मतलब कि मेरे को सीखने को मिली। तो मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ और इससे मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस मशीन की लोकप्रियता इतनी है कि आज उनके वर्कशॉप पर करीब 23 वर्कर इसे बनाने में कार्यरत है और करीब 700 किसान इस मशीन का लाभ ले चुके हैं। ये बहुउपयोगी मशीन कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। जुताई के लिए मुझे दिक्कत आई। जब मुझे दिक्कत आई, बैल हमारा बीमार पड़ गया, तो फिर मैंने पापा से कहा, तो इन्होंने सबसे पहले एक कल्टीवेटर बनाया, पावर कल्टीवेटर, जिसमें इंजन लगा के 5 HP से उसको चलाया, डीजल में था, जिसका इतना लाभ हुआ कि एक घंटे में हम 4 से 5 बीघे तक की जुताई, निराई गुराई उससे हम कर लेते थे। इसके अलावा उसका जो
ईंधन खपत थी वो मात्र 300 ग्राम डीजल थी पर हावर। उनकी इस कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, आज उनकी ये मशीन उत्तर प्रदेश की सीमाएं लांघकर बाकी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार में जा रही है। हमारी मशीन आसपास में तो जा ही रही, लेकिन आसपास के साथ साथ जो है ये हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और उत्तरांचल में बहुतायत से जा रही है बहुत। और ये वहाँ पर जो है कपास की खेती में लाने का काम भी बहुत सुंदर ढंग से करती है, क्योंकि छोटी मशीन है। मशीन की लंबाई चौड़ाई इसकी भी तो बहुत कम है। इसे जो ड्राइवर है 17 इंच में घुमा सकता है कहीं भी, इसलिए छोटी छोटी फसल मेंथा, कपास, गन्ना और इस टाइप की जितनी भी खोड वाली या वैसी फसल हैं, उनमें सब में नुलाई गिराई का काम बहुत सुंदर। कृषि में उनके इन कार्यों के लिए वे कृषि अनुसंधान केंद्र से 3 बार सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार भी उन्हें कई बार सम्मानित कर चुकी है। आज आलम ये है कि वो अपने परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में एक आइडियल किसान बन चुके हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आप हमारे गांव किसान कार्यक्रम के माध्यम से आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन वर्तमान महामारी के बीच रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।